गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन को। मुख्य परीक्षा का जो पेपर 2A उसकी जो 5वीं यूनिट है उसको सारी इसकी थ्योरी है उसको समझ रहे हैं, इसके लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है लोक प्रशासन की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति को विस्तार से समझाइए, या इसकी विवेचना कीजिए, या यह लोक प्रशासन विज्ञान है या कला, इस पर प्रकाश डालिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अलग अलग तरीके से यह प्रश्न आ सकता है। 200 शब्दों में, 50 शब्दों में इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। 3 नंबर में भी आने आ सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी कम बनती है। तो इसको विस्तार से समझते हैं। आज के इस पूरे लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी आपको शेष नहीं छोड़ेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति यानी यह विज्ञान है या कला है, किस आधार पर इसको साइंस कहा जाता है, किस आधार पर इसको कला कहा जाता है, वो सारी की सारी चीजें। इस क्लास का सिंपल सा एक रूल है कि पेपर पेन जो है वो जरूर लेकर के बैठो। पेपर पेन रहेगा तो आप अपने नोट्स तैयार कर पाओगे। ये बात और है कि आप जो कुछ भी देखते हैं स्क्रीन पर का PDF आप ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं इसमें है क्या। मैं अपने आप को साइड कर देता हूँ, पूरी की पूरी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, उसकी उदाहरण सहित विवेचना की, है ना। तो लोक प्रशासन की जब हम प्रकृति समझाएंगे, अगर 200 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है तो एक काम जरूर कर सकते हैं। वो काम क्या रहेगा कि 1-2 लाइन में, 1 से 1.5 लाइन में हम लोक प्रशासन क्या है वो भी लिख सकते हैं, जैसा कि इस लोक प्रशासन के हर प्रश्न के उत्तर में लिखने की कोशिश की जा रही है। यानी लोक प्रशासन क्या है, तो कल भी हमने इसको देखा था कि विधिक सत्ता, ठीक है। तो विधिक सत्ता द्वारा निर्धारित नीतियों, बार बार लिखने की हालांकि मुझे आवश्यकता नहीं है, द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाला एक निकाय। शॉर्ट में इतना आप बता सकते हो, अन्यथा कहा तो ये जाता है कि राजनीतिक विधायिका या विधायिका के द्वारा निर्मित नीतियों को कार्यपालिका के निर्देशन में क्रियान्वित करने वाला गैर जो सैनिक तंत्र है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। लेकिन इसको और शॉर्ट कर दिया गया है कि लोक प्रशासन विधिक सत्ता द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाला एक तंत्र है या एक बॉडी है, ठीक। ये हो जाता है। तो लोक प्रशासन का विकास हमने कल देख लिया था। अब हम समझते हैं इसकी प्रकृति का मतलब होता क्या है ना, इसके नेचर का मतलब क्या होता है। अगर हम लोक प्रशासन के इस क्षेत्र को पढ़ते हैं, क्षेत्र यानी स्कोप को पढ़ते हैं, तो वहां पर ये बताया गया था कि स्कोप का मतलब हो जाता है कि इसकी जो पहुंच है वो कहाँ तक है। और जब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति का मतलब ये हो जाता है कि इसका स्वभाव कैसा, कठोर है, सरल है, वैज्ञानिक है, कलात्मक है ना। नेचर से मतलब तो यही हो जाता है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हैं। मैं इन सारे दृष्टिकोणों को विस्तार से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ ना। एक डायग्राम बना करके, वेन डायग्राम, एक जो फ्लो चार्ट बना करके समझते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर के दो प्रकार के प्रमुख सिद्धांत या दो प्रकार के प्रमुख मत जो हैं वो प्रचलित हैं। वो दो प्रकार के जो मत हैं वो कौन कौन से हैं, यानी पहला मत है, या ऐसा समझ लो कि प्रथम दृष्टिकोण, और उसके बाद द्वितीय या सेकंड ओपिनियन कह सकते हो, द्वितीय दृष्टिकोण। प्रथम दृष्टिकोण वाले क्या मान के चलते हैं, तो उन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला ए नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे एकीकृत। एकीकृत का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड। और दूसरा लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, इसको प्रबंधकीय मान के चलते हैं। प्रबंधकीय का मतलब हो जाता है
मैनेजरियल, यानी ये इसके इंग्लिश वर्जन है, इसका अर्थ क्या होगा वो मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा। दूसरा जो ओपिनियन है या दूसरा दृष्टिकोण है, उन्होंने क्या माना है, इस लोक प्रशासन की जो नेचर है इसको भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक जो विद्वान है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कला है, आर्ट है, और दूसरे जो विद्वान है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का नेचर कला नहीं, विज्ञान के रूप में, जैसे आर्ट और साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उसी तरीके से इसको इस ढंग से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो पहला दृष्टिकोण इसमें दो आयाम की बात करता है, दो डायमेंशन देता है, एकीकृत और दूसरा प्रबंधकीय। हम पहले एकीकृत को समझ लेते हैं, देन उसके बाद प्रबंधकीय को, फिर हम कला को समझेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे किसको, विज्ञान को। ठीक, और यहाँ तक आपको कोई डाउट रहे तो निश्चित ही आप यहाँ पर मेरे सामने पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें करके पूछ सकते हैं। एकीकृत इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम जो हमें मिलता है वो है एल डी वाइट, प्रोफेसर एल डी वाइट, जिन्होंने इस एकीकृत इंटीग्रल वाली जो आयाम है या इस पर प्रकाश डाला, का समर्थन किया। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका नेचर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, किसी भी स्तर पर अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य करने वाला प्रत्येक लेवल लोक प्रशासन। जैसे अगर हम किसी संगठन में, एक उदाहरण बना लेते हैं, संगठन को हम पिरामिड के रूप में, त्रिभुज के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इसके शीर्ष पर, टॉप पर उस कंपनी का, उस संगठन का प्रमुख अधिकारी होगा, जिसे हम अपने समझने के लिए सीईओ कह सकते हैं, और ऐसे करके अलग अलग लेवल में ये बटा होगा, यानी सीईओ के नीचे फिर जूनियर होंगे, है ना, और नीचे जो होंगे जिन्हें हम कार्मिक कर्मचारी या लेबर भी कह सकते हैं। पॉलिसी बनाई जाती है इस अपर लेवल पर और क्रियान्वयन किया जाता है निचले लेवल पर। ऊपर से नीचे की ओर जो है वो आदेश भेजे जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर जो है वो रिपोर्ट भेजी जाती है, यानी कार्य की प्रगति के संबंध में बताया जाता है। अब एकीकृत वाले विद्वानों का ये मानना है कि चाहे कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या उस संगठन में काम करने वाला एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक हो, एक पानी पिलाने वाला चपरासी, साफ सफाई करने वाला व्यक्ति हो, वो भी क्या है, वो भी लोक प्रशासन है, यानी वो भी एक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। एल डी वाइट ने इसे कहा है एकीकृत, यानी वो पूरे लोक प्रशासन की प्रकृति को इस ढंग से देखना चाहते हैं, इस ढंग से समझना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में संगठन के पद सोपान के सभी स्तरों के कार्मिकों को सम्मिलित किया। आदेश देने वाला ही प्रशासक नहीं है, उस आदेश का क्रियान्वयन करने वाला भी प्रशासक माना जाता है। तो एल डी वाइट के विचारों के तहत इसकी हम एक शॉर्ट में परिभाषा बना सकते हैं कि लोक प्रशासन में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन के पद सोपान, हायरार्की, यानी वो अलग अलग स्तर पर जो उसका बंटवारा किया जाता है उसकी बात करते हैं। पद सोपान के सभी स्तरों के कार्मिकों को सम्मिलित किया जाता है। ये इसका नेचर है कि सभी को लेकर चलने वाली बात करता है। तो ये हो गया एकीकृत। अब इसमें क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाता है कि स उदाहरण व्याख्या कीजिए या स उदाहरण विवेचना कीजिए, तो आप इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हो। जैसे किसी भी संगठन में, चाहे अगर हम उच्च स्तर पर बात करें तो जैसे भारत में सचिव, ठीक है, ऐसे ही सचिव, दूसरी तरफ क्या होता है कि जो आवक जावक विभाग हो गया तो संदेश वाहक, ठीक, या चपरासी या ड्राइवर, ये सभी जो हैं वो अलग अलग पद सोपान के रैंक में आते हैं, उन सबको हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये स्पष्ट हो गई
कि पहला ओपिनियन दो बातें रखता था, एकीकृत इंटीग्रल, इंटीग्रल का समर्थन एल.डी. वाइट ने किया कि संगठन के पद सोपान के सभी स्तरों के कार्मिकों को सम्मिलित करता है। ओके, नाउ मूव टू सेकेंड। अब यहाँ पर प्रबंधकीय बात की गई है। प्रबंधकीय का मतलब यहाँ पर मैनेजरियल से होता है। तो अब इस प्रबंधकीय को किसने अपना समर्थन दिया है ना, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं अपने समझने के लिए, प्रबंधकीय। ये भी स्वभाव है किसका, लोक प्रशासन। ठीक, तो प्रबंधकीय, जैसे वहां इंटीग्रल का समर्थन हमने प्रमुख रूप से एल.डी. वाइट का नाम दे दिया था, तो इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण के संबंध में हर्बर्ट साइमन आ जाते हैं प्रमुख रूप से, तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। एक नाम से भी काम चल जाएगा, आप एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हैं। जैसे मुझे एक नाम और याद आया, स्मिथ वर्ग, है ना, थॉमसन का नाम भी इसमें हम लिख सकते हैं। ये लोक प्रशासन के विद्वान थे। इन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति को प्रबंधकीय माना हुआ है। अब प्रबंधकीय माना हुआ है तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये कहता है कि हर स्तर यानी प्रत्येक लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति प्रशासन के उसके अंतर्गत नहीं आता है। वो ये कहते हैं कि प्रशासन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और नीचे जो है जिसे हम लेबर या कार्मिक या श्रमिक कहते हैं, तो इन श्रमिकों को नहीं मानता। वो ये कहता है कि संगठन के पद से उपान में केवल उच्च स्तर पर यानी हाई लेवल पर जो बैठते हैं बस उन्हीं को रखेंगे, है ना। तो बस इसी को अपने शब्दों का रूप दे देते हैं, वाक्य रचना कर देते हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन में जैसे वहां भाषा का प्रयोग किया था उसी से मिलती जुलती भाषा का हम यहाँ प्रयोग करें। संगठन के पद सोपान के केवल या मात्र उच्च स्तरीय प्रबंधकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या था कि पद सोपान के प्रत्येक स्तर को हम सम्मिलित कर रहे थे, बट यहाँ पर सिर्फ हाई लेवल पर, यानी जो नीति बनाते हैं या वे लोग जिन्हें आदेश देने की, ऑर्डर देने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो उस दृष्टिकोण को हम प्रबंधकीय मान लेंगे। तो इस ढंग से लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उस प्रकृति का पहला एस्पेक्ट पूरा हो जाता है, एकीकृत और प्रबंध। कुछ लोग क्या करते हैं, इस एकीकृत और प्रबंधकीय को लोक प्रशासन का क्षेत्र मान करके पढ़ लेते हैं, बट इसको हम नेचर के रूप में पढ़ सकते हैं। अब दूसरा दृष्टिकोण ये थोड़ा वास्ट चलेगा, यानी विस्तृत रूप से चलेगा, जहां हम लोक प्रशासन की प्रकृति को कला मान रहे हैं और दूसरी तरफ इसको साइंस मान करके चल रहे हैं। तो पहले हम कला वाली बात को एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके बाद फिर साइंस पर चलेंगे, इसको साइंस मान करके इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ कला वाला पॉइंट एक अलग जगह पर ले लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं कला। अब आप में से कई सारे जो स्टूडेंट होंगे वो साइंस साइड से रहे होंगे, बहुत सारे जो हैं वो आर्ट साइड से रहे होंगे। तो अब इसमें आप अंतर क्या समझते हैं? आपके पास साइंस है तो इसका मतलब क्या, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोल सकते हो, बायो बोल सकते हो, लेकिन मीनिंग क्या होता है इसका? और कला है तो इस कला का मतलब क्या होता है ना। तो वो पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पर काम आएंगे, हमें वो पॉइंट को समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो लोक प्रशासन की प्रकृति को कला माना है, तो कला से मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने की विशेष निपुणता। हर व्यक्ति जैसे संगीत को हम कला मानते हैं, गायकी को हम कला मानते हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, ये सब कलाएं हैं। अगर कोई मैथ पढ़ाता है तो इसको तो हम कलाकार नहीं बोलते ना, कोई साइंटिस्ट है उसको तो कलाकार नहीं बोलते ना। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कार्य को करने की विशेष निपुणता कला कहलाती है ना। इसको
समझ लो आप कि किसी कार्य को करने की विशेष निपुणता। अब विशेष निपुणता से क्या मतलब हो जाता है, यानी उस उस कार्य के लिए विशेष ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। कला जो है ये अभ्यास के साथ निखरती जाती है। जैसे अगर आप 2+2 करते हो तो हर समय इसका आंसर जो है 4 ही होगा, 4 ही होगा। चाहे आप सुबह के समय करो, दोपहर के समय करो, रात के समय करो, चाहे आपकी तबीयत अच्छी हो तब करो, तबीयत खराब हो तब करो, इसका उत्तर तो 4 ही होगा। लेकिन यदि आप मान लो गाना गाते हैं तो गाना गाना हर परिस्थिति में आपका जो सुर है, आपकी जो लय है, एक जैसी नहीं आएगी। करत करत अभ्यास के, जैसे जैसे आप रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, इसमें निखार आता है। तो कला अभ्यास से निखरती जाती है ना। तो लोक प्रशासन को कला मानने वाले कुछ विद्वानों में प्रमुख नाम जो है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि सुकरात का नाम हम लिख सकते हैं। इन्होंने भी लोक प्रशासन को क्या माना, कला माना। ठीक है। ऑडवे टीड का नाम लिख सकते हैं, ये भी एक महाशय है, विद्वान है, जो लोक प्रशासन की प्रकृति को कला मान करके चलते हैं। उर्विक का नाम हम कल भी सुन चुके हैं, इन्होंने भी लोक प्रशासन को कला माना हुआ है। ठीक है। एल.डी. वाइट का नाम जो हम एकीकृत के रूप में अभी समझ पाए थे, उन्होंने भी लोक प्रशासन को कला माना हुआ है। मध्य भारत के लोक प्रशासन के बड़े विद्वान डॉक्टर एम.पी. शर्मा जो हैं, वो भी लोक प्रशासन को क्या मान के चलते हैं, कला मान के चलते हैं। तो इनके नाम जो हैं आप देख सकते हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को कला मान करके इसका समर्थन किया। ओके। तो लोक प्रशासन को, अब ये तो हो गया कि कला मानने वाले व्यक्ति, कला मानने के पीछे आखिर आधार क्या है, उदाहरणाएं क्या है, वो कौन सी पोस्टुलेट्स हैं, यानी कौन से कंसेप्ट हैं जिसके आधार पर हम इसको कला मानते हैं। तो पहला आता है इसमें अभ्यास। लोक प्रशासन कला है क्योंकि इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास कह लो, प्रैक्टिस कह लो, रियाज कह लो, है ना। कैसे कि जैसे प्रत्येक कला, कोई भी आर्ट जो है ना, जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो अभ्यास के साथ ये क्या होती जाती है, विकसित होती जाती है, या निखार आता जाता है, इसमें और ज्यादा अच्छी से बेहतर होती चली जाती है। तो लोक प्रशासन में भी अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना ये क्या हो जाती है, निखरती जाती है। जैसे पंडित रविशंकर, इनको कलाकार के रूप में सभी पूरा विश्व जानता है। निरंतर अभ्यास के साथ इनकी कला निखरती गई। वैसे ही हम कह सकते हैं किरण बेदी, ये तो प्रशासक है ना, लोक प्रशासन से संबंधित है ना, इनकी कला भी निखरती गई। यानी इनका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार जैसे जैसे इन्होंने अपने क्रियान्वयन में, उसके कार्यों में प्रैक्टिस की, निखार आता गया। तो पहला पॉइंट इस आधार पर लोक प्रशासन को क्या मान के चलता है कि ये कला है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी कला जो होती है वो कला एक विशेष रुचि, समझ लो स्पेशल इंटरेस्ट, और विशेष गुण के ऊपर निर्भर करता। हर व्यक्ति पंडित रविशंकर नहीं बन, हर व्यक्ति एक गायक नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एक अच्छा मूर्तिकार नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एक अच्छा पेंटर नहीं बन सकता, चित्रकार नहीं बन सकता। यानी किसी व्यक्ति में कला के प्रति विशेष रुचि होगी, विशेष लगन होगी, विशेष उत्साह होगा। जब ऐसे उसके अंदर ये गुण होते हैं तब जाकर के वह सर्वश्रेष्ठ कलाकार बन पाता है। तो वैसे ही यहाँ लोक प्रशासन में भी क्या होता है, लोक प्रशासन को कला मानते हैं तो लोक प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी तो जितनी वैकेंसी आती है उतने हर साल सेलेक्ट होते हैं हर स्टेट में, यूपीएससी के द्वारा भी। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों में कितने प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वास्तव में उनकी रुचि है और वह जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लकीर के फकीर तो नहीं हो जाते।
तो उन गुणों की अनिवार्यता यहाँ प्रशासन में भी चाहिए, है ना। तो वो गुण जो है मिलते हैं तो जाकर भी रिजेंबल करता है कला के रूप। दूसरा आधार ये बता सकते हैं, जो मैंने बोला है वो आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, किस आधार पर लोक प्रशासन को हम कला मान सकते हैं? तो कला के लिए आवश्यकता होती है, कला लगातार यानी विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रत्येक कला स्टेप बाय स्टेप विकास की प्रक्रिया से गुजरती है, यानी चरण दर चरण विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान स्वरूप में आती है। पहले के अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र देखें और आज के देखें तो उनमें धीरे धीरे निखार आता जा रहा है ना, यानी कई चरणों में स्टेप बाय स्टेप, चरणों से होकर के, चरणों से मतलब यहाँ किसी के चरण पैर से नहीं है, अलग अलग चरणों से होकर के गुजरती है, फिर जाकर के वर्तमान स्वरूप में आती है। और आगे फिर जैसे जैसे समय गुजरेगा इसमें निखार आता ही जाएगा। वैसे ही लोक प्रशासन का जो जन्म है विषय के रूप में सन 1887 से हुआ और वर्तमान तक आते आते इसने भी कई चरण तय किए। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहला जो इसका चरण था, राजनीति और प्रशासन अलग अलग हो गए थे। फिर उसके बाद फिर सिद्धांतों को चुनौती दी गई, चुनौती के बाद फिर इसकी पहचान को संकट की स्थिति बनी। उसके बाद फिर क्या हो गया, लोक नीति दृष्टिकोण आया, एनपीएम आ गया लोक प्रशासन में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, इसमें गुड गवर्नेंस वाले कंसेप्ट आकर आ गए। तो ये भी तो अनेक चरणों में होकर के विकास की प्रक्रिया से होकर के गुजर रहा है। दैट्स व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट। इसलिए इसको हम कला के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मान्यता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको कला किस आधार पर माना जाएगा? तो कला जो है यानी प्रेरणा के आधार पर काम करती है। तो भी समझते हैं कैसे। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, कोई भी कला जो है व्यक्ति की अंतः प्रेरणा उसे कलाकार बनाती है। कहीं ना कहीं अगर कोई कलाकार बनता है तो उसके अंदर इंस्पिरेशन हो सकता है, उसे बाहर से भी मिल गई हो कि किसी को कुछ करते हुए देख करके उसके अंदर भी ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर वह अंदर करने की सोचता है, उसके अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो उस काम को नहीं कर सकता। तो आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति की प्रेरणा उसे कलाकार बनाती है। इसी प्रकार से एक जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसे भी उस प्रेरणा, अंतः प्रेरणा उसे क्या बनाती है? बेहतर प्रशासक बना। आप जबरदस्त, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में ड्यूटी लगती है प्रशासनिक अधिकारियों की, कुछ लोग उस ड्यूटी को एंजॉय करते हैं, आनंद से अभिभूत होकर के उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, कुछ लोग अपना ड्यूटी से नाम हटाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है प्रेरणा के आधार पर, ठीक है। तो ये इसलिए लोक प्रशासन की प्रकृति को हम कला मानते हैं। अन्य एक आधार और जोड़ सकते हैं, चतुराई या जिसे कहते हैं चातुर्य, क्लेवरनेस। चतुराई एवं युक्ति से ज्ञान का प्रयोग करना कला कहलाता है, ठीक है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी से, मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, अन्य चीजें बनाता है। अब उसके पास मान लेते हैं कि मिट्टी बहुत कम बची हुई है, तो उसे एक बड़ा घड़ा, बड़ा मटका नहीं बन सकता था, तो उसने छोटा कोई आकार दे दिया। तो इस कार्य में उसने अपनी चतुराई और युक्ति का काम लिया ना। वैसे ही प्रशासक जो होते हैं उन्हें भी अपनी चतुराई और सूझबूझ का उपयोग करना पड़ता है जरूरत के हिसाब से, और जो करते हैं वो अच्छे प्रशासक बन जाते हैं। प्रशासक प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करना होता है। मंत्री जो हैं यानी कि जो सरकार है वो अलग अलग विचारधारा वाले लोगों की आती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन मंत्री के अंडर जो सचिव हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो तो वही रहेंगे।
तो वो सबके साथ तालमेल बना करके चलते हैं, यही तो कला। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कला का एक अनिवार्य गुण ये माना जाता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, बदलाव। कला की प्रक्रिया को समय परिस्थितियों के अनुसार बदला जाता है, वैसे ही जो प्रशासनिक सिद्धांत हैं वो भी स्थिर नहीं हो सकते, यानी रिजिड नहीं हो सकते कि उसमें बदलाव ना करो। आज से 100 साल पहले जो कानून थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, आज वह उस तरीके से नहीं चलेगी। पहले पुलिस राज्य की अवधारणा हुआ करती थी, जिसे हम पुलिस स्टेट कहते हैं। पुलिस स्टेट में जनता के कोई अधिकार नहीं होते हैं। आज क्या है, आज के समय में स्टेट कैसे हैं, लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेट है ना। तो यहाँ पर जो भी संसाधन है, जो भी तंत्र है, जो भी सब कुछ व्यवस्था है, वो लोगों के कल्याण के लिए है। तो ये बदलाव आ रहा है ना, प्रशासन इस कारण से क्या है, कला है। लोक प्रशासन इस कारण से क्या है, कला है। कला के लिए अनिवार्य गुण एक क्या माना जाता है, उसे हम कह सकते हैं सृजनशीलता या सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अनिवार्य गुण होता है कला का सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के द्वारा ही कला की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक कलाकार क्या करता है, उसमें कुछ नया, जैसे पेंटर जब पेंटिंग बनाता होगा तो कैनवास पर वो उससे तो सारी चीजें पहले ही दिखने लगती हैं, यानी वो इमेजिन कर लेता है, देन उसके हिसाब से वो उसमें रंग भरता जाता है। और फिर जब वो रंग भर देता है, तब जा करके वो चीज क्या है, सबको, पूरी दुनिया को दिखाई देने लगती है। लेकिन उसके पहले तो सिर्फ उसी की नजर में थी ना, उसी को पता था ना। करेक्ट। तो सृजनात्मकता, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अगर जैसे मान लो गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो गरीबी दूर करने के लिए कोई योजना बनेगी, कैसे बनेगी, क्या प्रभाव छोड़ेगी, सब कुछ उसके सामने पहले से होता है। ठीक है। तो इस कारण से भी हम इसको क्या मान के चलते हैं कि सृजनात्मकता जैसे कि एक कलाकार में होती है, वैसे ही प्रशासन का भी एक अनिवार्य अंग है। तो कई सारे पॉइंट हो गए जो क्या कर सकते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति को कला के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंत में लोक प्रशासन को हम कला माने तो उसके रूप में हम इसको समराइज करते हैं। समराइज मतलब अब इसकी समरी करते हैं, समेट देते हैं। तो समेटने के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं, एक विद्वान है लोक प्रशासन के, नूरजहां वावा, उनके शब्दों का प्रयोग। नूरजहां वावा के शब्दों में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कला है और कलाकार की भांति प्रशासक को एक कल्पनाशील, विचारक, रचनात्मक रचयिता, उद्यमशील, उद्यमशील का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इनोवेटिव। उद्यमशील, अन्वेषक, अन्वेषक बोलते हैं खोज करने वाले को, एक्सप्लोरर। अन्वेषक, महान प्रोत्साहक, प्रोत्साहक, मोटिवेटर। और भविष्य दृष्टा होना। यदि प्रश्न में सिर्फ इतना पूछा गया है कि लोक प्रशासन कला है या लोक प्रशासन की प्रकृति कला है, कला के रूप में है, इसकी विवेचना कीजिए, तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप उसके पहले लोक प्रशासन को कला मानने के लिए इन सारे पॉइंट के आधार पर उसे प्रस्तुत करते हैं और लास्ट में इसका कंक्लूजन भी कर देते हैं। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना नहीं आता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति कला है, वो ये पूछता है कि कला है और विज्ञान भी है,
तो अब हमारा आधा हिस्सा अभी बचेगा कि लोक प्रशासन को यदि हम विज्ञान मान लेते हैं, साइंस मान लेते हैं, तो साइंस किस आधार पर हो जाएगा? जैसे कला होने के कुछ गुण हैं, वैसे ही विज्ञान होने के भी कुछ गुण हैं। विज्ञान है क्या? किसी भी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कैसा होता है? विज्ञान निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का अर्थ है एब्सोल्यूट, यानी 2+2 कोई भी व्यक्ति करेगा 4 ही होंगे। लैब में कोई एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर किया जाता है, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर किया जाएगा तो उसके रिजल्ट परिणाम एक जैसे आएंगे। ये निरपेक्ष होता है, ये परिस्थितियों से कोई प्रभावित नहीं होता है ना? तो विज्ञान होने की कुछ गुण हैं, वो गुण क्या लोक प्रशासन में भी हैं? जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ यही हुआ कि विश्व में कहीं पर भी ये एक जैसा परिणाम देंगे, एक जैसी मान्यताएं होती। तो क्या लोक प्रशासन के सिद्धांत भी ऐसे हो सकते हैं? हाँ, लोक प्रशासन में जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो लोग मानते हैं कि ये भी सार्वभौमिक है। जैसे सार्वभौमिक से मतलब है कि पद सोपान, हायरार्की जिसे कहते हैं, ये सभी जगह अनिवार्य है, चाहे अमेरिकी प्रशासन हो, चाहे प्रशासन हो, चीन की व्यवस्था हो, भारत की व्यवस्था हो, बांग्लादेश की व्यवस्था हो, हर संगठन में पद सोपान, हायरार्की जरूरी होगी, है ना? प्रत्येक संगठन में कार्य विभाजन किया जाएगा, यानी कार्यों का बंटवारा किया जाएगा। किसी भी देश में हो, एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता ना। तो ऐसे कुछ सिद्धांत लोक प्रशासन में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो सार्वभौमिक हैं। तो जब सार्वभौमिक सिद्धांतों की उपस्थिति है, इसका अर्थ क्या है? लोक प्रशासन भी एक प्रकार से विज्ञान है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या, किस आधार पर आप इसे साइंस बनाकर चलेंगे? तो अगला पॉइंट आता है कि देखो, विज्ञान में कुछ निश्चित पर्टिकुलर पद्धतियां होती हैं। पद्धतियों का मतलब है मेथड। कुछ निश्चित पद्धतियां, कुछ निश्चित प्रकार के नियम होते हैं लोक प्रशासन उसमें, किसमें? साइंस में। ठीक है। वैसे ही जैसे साइंस में निश्चित पद्धतियां हैं, तो उसी तरीके से लोक प्रशासन में भी निश्चित पद्धति। मान के चलो, जैसे अगर हम साइंस को ले लेते हैं कि क्रूड ऑयल, यानी जो जिसको खनिज तेल जो निकाला जाता है, तो खनिज तेल में से आप पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ये ऑयल अलग करना चाहते हो, तो उसके लिए विशेष एक पर्टिकुलर स्टाइल में काम करना पड़ेगा। उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है, अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करना पड़ता है, यानी निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे ही लोक प्रशासन में भी निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे लोक प्रशासन में कोई लक्ष्य पूर्ति करनी है, कोई टारगेट है, उसे पूरा करना है, तो वो उस लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या होगा? योजना बनाई जाएगी पहले। ठीक है, प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग होगी, फिर क्या होगा? फिर उस प्लानिंग के अनुरूप संगठन बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जो हैं, उन्हें निर्देश दिए जाएंगे, डायरेक्शन दिया जाएगा। फिर उनके कार्यों में क्या होगा? समन्वय स्थापित किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, है ना? कोऑर्डिनेशन के बाद फिर उनके कार्यों की रिपोर्टिंग की जाएगी कि कार्य में कितनी प्रगति हुई। ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले कोऑर्डिनेट कर लो, बाद में योजना बनाए, फिर लक्ष्य निर्धारित करने, व्यवस्थित रूप से चलेगा ना। तो निश्चित पद्धति, निश्चित नियम होते हैं लोक प्रशासन में भी। इस आधार पर यह भी क्या है? साइंस है। साइंस की अगली विशेषता होती है कि साइंस में हम क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। भविष्यवाणी की संभावना है विज्ञान के अंतर्गत। कहा जाता है ना कि अगर मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन हो, ठीक, तो वहां पर जीवन की संभावना है, अगर हो, ऐसे कर सकते हैं ना। तो लोक प्रशासन में भी क्या होने लगा है कि यहाँ अगर तथ्यों को, उन फैक्ट को, जानकारी को एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो उसमें भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे देखो, अगर किसी क्षेत्र में वहां पर
लिटरेसी रेट यानी शिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। शिक्षा का स्तर जब अच्छा है तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसे स्थान पर रोजगार के अवसर अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर होंगे। ऐसे स्थान पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी दूसरे स्थानों की तुलना में बेहतर होंगे। ऐसे स्थानों पर किसी भी नवीन योजना का क्रियान्वयन आसानी से किया जा सकता है। ये फोरकास्ट कर सकते हैं ना। ऐसे स्थानों पर पॉपुलेशन नियंत्रण के उपाय ज्यादा कारगर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर भूमि सुधार बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो लोक प्रशासन में यदि हम तथ्यों का सही विश्लेषण करें तो अचूक भविष्यवाणी की संभावना बनती है। अब आप लोग देख लो कि यदि आप लोग सही तरीके से अपनी स्टडी करते हैं, आप प्रतिदिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और अपना एवेल्युएशन करते हैं, तो आपके चयनित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा है जो ये कार्य नहीं करते। तो भविष्यवाणी की संभावना है। यदि आप सही से ट्रेनिंग लेते हैं सिलेक्ट होने के बाद, तो आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कर पाएंगे। तो इस आधार पर लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान है। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान की अगली विशेषता क्या रहती है कि विज्ञान में होती है एक्यूरेसी या एक्यूरेसी यानी यथार्थता। जो है सामने है, यहाँ मान लो जैसी कल्पनाएं नहीं है ना। निश्चितता है साइंस के अंतर्गत। वो ये नहीं कहता है कि भगवान है, मान लो। वो तो ये कहता है कि देखो इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ था, बिग बैंग घटना से हुआ था, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको बताया जा रहा है। अगर कहीं पर तूफान आता है तो क्यों आता है उसके बारे में सब कुछ है। एक्यूरेसी की बात करते हैं ना। लोक प्रशासन को यदि हम विज्ञान मानेंगे तो उसके अंतर्गत भी एक्यूरेसी होना चाहिए, यथार्थता होना चाहिए। ठीक, तो वो कैसे होगी यथार्थता? यहां पर भी यथार्थ है ना, इसमें भी यथार्थता का गुण पाया जाता है। अगर अच्छे स्कूल खोले जाएं और उन स्कूलों में ट्रेंड टीचर रखे जाएं, सिलेबस वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया जाए, उसके आधार पर यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वहां से निकलने वाले अभ्यर्थी विद्यार्थी जो होंगे वो योग्य होंगे, है ना। वो थ्री इडियट के रैंचो बनेंगे उस तरीके से वो। तो ऐसे और भी जो पॉइंट हैं उनको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं और फाइनल इसको भी समराइज कर सकते हैं कि लोक प्रशासन उपरोक्त उपयुक्त आधारों पर माना जाता है कि वह विज्ञान। लेकिन देखो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसा ट्रू साइंस नहीं, ज्ञान नहीं है। वैसा चूंकि ये व्यक्तियों के लिए काम करता है, व्यक्ति ही इसमें काम करते हैं, मशीन काम नहीं करती है। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो प्रतिपल बदलता रहता है। उस हिसाब से इसमें प्लस मतलब थोड़ी सी गुंजाइश है कि कुछ अशुद्धियां। ठीक है, तो एक तरफ तो लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया, दूसरी तरफ लोक प्रशासन को कला माना गया। और कुछ ऐसे भी विद्वान मिलेंगे जो लोक प्रशासन को विज्ञान भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब फाइनली लास्ट में इसका निष्कर्ष हो जाएगा 2 से 3 लाइनों का और आपका ये उत्तर तैयार हो। अब मैं 200 शब्दों में इसको कैसे कंप्लीट करोगे वो बातें है ना। 200 वर्ड में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति को विस्तार से समझाइए। एक प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा, लोक प्रशासन की प्रकृति
की विवेचना कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब भी आप उत्तर ऐसे ही लिखेंगे। तीसरा उसका आधा पार्ट बन सकता है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। या लोक प्रशासन कला है, उसके समर्थन में तर्क दीजिए। लोक प्रशासन विज्ञान है, इसके समर्थन में तर्क दीजिए। या लोक प्रशासन कला नहीं है, इस कथन का समर्थन कीजिए। ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के कोई भी प्रश्न बनेंगे, कोई भी प्रश्न यदि पूछे जाते हैं, उसका उत्तर जो है आपको इस लेक्चर में पूरी तरीके से मिले। फ्लो चार्ट का उपयोग करें और 2-2 3-3 लाइन के पॉइंट बनाएं। विद्वानों के नामों का उल्लेख जरूर करें, तब जा करके आपको क्या होगा, अच्छे नंबर। स्वाभाविक है, अच्छे नंबर मिलेंगे तो आपकी जो इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी है, बार बार जो मैं कहता हूँ कि साक्षात्कार जिनको डर लगता है, तो उस पर निर्भरता आपकी कम हो जाएगी। साक्षात्कार से बच नहीं सकते, लेकिन उसका जो फोबिया है, उसका जो डर है, वो निकल जाएगा। आप 1400 में से मुख्य परीक्षा में पहले ही 800 के प्लस नंबर लेके चलो 6 पेपर में, तो आपकी इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हो। अगर 100 नंबर भी मिले तो आप टॉप 10 में आ जाते हो। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके जो पुराने लेक्चर हैं प्रशासन, लोक प्रशासन, तो इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है नई वाली, उसमें सारे के सारे अवेलेबल हैं। उनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ, इसके नोट्स, सारे चीज़ों के जो नोट्स हैं मेंस के और प्री के, वो भी आप ले सकते हो ईमेल के द्वारा, वेबसाइट पर जा करके, या व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम, कहीं से भी आप कांटेक्ट करके वो प्राप्त कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की जो एक क्लास है मुख्य परीक्षा के लिए, आंसर राइटिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में, जिसमें कोई भी आकर के जोड़ सकता है, वो भी आपको नेक्स्ट 2 डेज में स्टार्ट होगी। का पूरा टाइम टेबल जो है वो भी आपके साथ जाएगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, खराब लगे तो डिसलाइक करें। चैनल यदि सब्सक्राइब करना चाहें देन मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एंड टेक